गुड मॉर्निंग अगेन। एंड आज हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक डाई सब्स्टिट्यूशन। हमने अभी तक देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब बेंजीन रिंग के ऊपर होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो किस जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगा। बेंजीन रिंग इटसेल्फ उस पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो हमारे पास तीनों मतलब तीनों पोजीशन ओपन रहती है, ऑर्थो पोजीशन भी, पैरा पोजीशन भी और मेटा पोजीशन भी। वो कोई भी नया सब्स्टिट्यूशन जाके वहां पे जाके बाइंड हो सकता है ना। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेंजीन में जब हमने डिस्कस किया था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, हम वो चीज डिस्कस करेंगे जहाँ पे यदि बेंजीन रिंग ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब एक बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से ही एक सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये एस फॉर सब्स्टिट्यूएंट, एस फॉर सब्स्टिट्यूएंट। यदि सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी बेंजीन रिंग के ऊपर है तो अगला सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होगा? तो हमारे पास वही तीन पोजीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि आपके ऑर्थो पोजीशन पे हो, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके बाइंड हो जाएगा। ऑर्थो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। दूसरी पोजीशन है मेटा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल इधर मेटा पोजीशन पे जाके बाइंड हो सकता है और ये दोनों आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के, मतलब मेटा ये भी है और मेटा ये भी है, कोई सी पोजीशन पे जाके बाइंड हो सकता है। और पैरा पोजीशन पे जाके बाइंड हो सकता है। मतलब हमारे पास देखा जाए तो क्या कंडीशन बनती है? ऑर्थो पोजीशन 40%, मेटा पोजीशन 40% और 20% पोजीशन पैरा पोजीशन। ये इसलिए बोला कि देखिए इस ये वाला सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग देखिए, और हमारे पास पांच पोजीशन है, 1 2 3 4 5। 100 के हिसाब से देखा जाए तो हर एक पोजीशन 20% एजम्पशन है कि 20% पॉसिबिलिटी है कि वो इस पोजीशन पे जाके बाइंड होगा, इस कार्बन पे बाइंड होगा। तो ऑर्थो के लिए तो दो पोजीशन है, इसलिए 20 + 20 40% पॉसिबिलिटीज है। 40% पॉसिबिलिटी मेटा पोजीशन की है और जबकि पैरा पोजीशन की 20% पॉसिबिलिटी है। लेकिन होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होगा, वो डिटरमाइन करेगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट पहले से प्रेजेंट है उस बेंजीन रिंग के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा होगा, ऑर्थो पोजीशन पे होगा, मेटा पोजीशन पे होगा या पैरा पोजीशन पे। ये इसलिए बोला जा रहा है कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं फिनॉल का। कंडीशन के हिसाब से तो हमारे को मिलना चाहिए ये तीन डेरिवेटिव, रेसिमिक फॉर्म ऑफ 3 डेरिवेटिव्स मिलने चाहिए, जिसमें 40% डेरिवेटिव ऑफ ऑर्थो, 40% मेटा और 20% डेरिवेटिव्स ऑफ पैरा पोजीशन होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं फिनॉल का। जब फिनॉल को नाइट्रेशन करवाया जाता है तो हम ये देखते हैं कि हमें मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। यही कंडीशन है। लेकिन 58% जो है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलता है, 1.5% जो है वो मेटा नाइट्रोफिनॉल मिलता है और पैरा पोजीशन 41% मिलता है। यानी कि हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। 40-40% का रेशियो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो रेशियो ही बदल गया है, मेटा पोजीशन बहुत कम है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ है यहाँ पे जिसकी वजह से बनने वाला प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट बहुत कम है, बहुत लो है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड का। यदि बेंजोइक एसिड को यदि नाइट्रेशन करवाया जाता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यहाँ पे कंडीशन उलट जाती है। यहाँ पे मेटा पोजीशन वाला डेरिवेटिव जो है वो 85% हमें मिलता है, उसकी इल्ड जो है वो 85% होती है। ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक जो है वो 14.4% और ये 0.6%। ये हमें कैसे पता चला? जब हमें रेसिमिक मिक्सचर मिला तो हमने उसको सेपरेट आउट किया। देयर इज अ नंबर ऑफ टेक्निक जिसके थ्रू हम रेसिमिक फॉर्म को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये आइडेंटिफाई हुआ। यानी कि इन दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाता है कि फिनॉल यानी कि यदि बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो तो हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन ज्यादा मात्रा में मिलते हैं प्रोडक्ट, ऐसे डेरिवेटिव जो हैं ज्यादा मिलते हैं। जबकि यदि बेंजोइक एसिड यानी कि यदि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप यदि बेंजीन के ऊपर लगा हो तो हमें मेटा नाइट्रोबेंजोइक मतलब मेटा डेरिवेटिव ज्यादा मिलता है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या थ्योरी हो सकती है इसके पीछे? सिंपल सी थ्योरी है कि यदि जो सब्स्टिट्यूशन होगा ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस से या उसके नेचर से, कि वो सब्स्टिट्यूएंट कैसा होना चाहिए। या तो वो ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा या पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा या
मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसी बेसिस पे हमने बोला ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर, मतलब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन के ऊपर अटैच रहते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, मतलब उनको उस तरफ मोड़ देते हैं कि वो जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जाके बाइंड हो, तो उनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स या डायरेक्टिव्स। ठीक है, मेटा डायरेक्टिव्स वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को बेंजीन रिंग पे मेटा पोजीशन पे बाइंड होने के लिए मजबूर कर देते हैं, वो होते हैं मेटा डायरेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पे एक ओवरऑल एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, एस फॉर सब्स्टिट्यूएंट नॉट सल्फर। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग पूरी आई नहीं है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपको एरो दिखा रहा है कि जो स्ट्रेंथ है, इसमें तो आप ये जो एरो का निशान देख रहे हैं दैट इज अ डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीजन ग्रुप यदि लगा होगा किसी बेंजीन रिंग के ऊपर, दैट इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, मतलब वो जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है उसको ऑर्थो की तरफ या पैरा पोजीशन की तरफ मोड़ देगा। NH2 उससे थोड़ा कम, NHR फंक्शनल ग्रुप यदि पहले से अटैच्ड है तो वो NR2, OH, OR, NH, COR, इसी ऑर्डर में जाते जाएंगे हम। तो हेलोजन इज अ लेस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप यदि लगा होगा तो वो लेस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव्स होगा। मेटा डायरेक्टिव्स की बात करें तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट या ऐसे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे G रिप्रेजेंट फॉर द ग्रुप है ना, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो कि पहले से बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड है, जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, और उनका एग्जांपल है NR3, NO2, CN, मतलब NR3 इज द बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा डायरेक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो कि आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशन पे जोड़ता है, और NH3 फंक्शनल ग्रुप जो है सबसे लेस। ठीक है, ये ऑर्डर मेटा डायरेक्टिंग स्ट्रेंथ को दर्शाता है। नाउ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी अब हम सिर्फ एक बात करते हैं ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन की, या ऑर्थो पोजीशन या पैरा सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे जो आने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है या जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये S, यदि फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, मतलब यदि ऑर्थो हम इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे बोलते हैं पहले ये समझ लेते हैं। यदि कोई रिएक्शन किसी बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट यदि पहले से प्रेजेंट है तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है, सब्स्टिट्यूएंट आपका एक मिनट यार सर पंखा बंद कर दीजिए। यदि सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से प्रेजेंट है तो वो तो सिर्फ ना कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करता है, इसके अलावा वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि यदि बेंजीन सिर्फ खाली बेंजीन जो रिएक्शन देता है, जिस स्पीड से रिएक्शन देता है, या सब्स्टिट्यूएंट लगे होने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो अफेक्ट होती है विद द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट करता है साइमल्टेनियसली। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग से ज्यादा स्पीडली ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिएक्शन देते हैं उनको हम एक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं या एक्टिवेटिंग रिंग बोलते हैं, वो एक्टिवेट करने का काम करते हैं रिंग को। और जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि बेंजीन से कम रेट ऑफ रिएक्शंस पे देते हैं उनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप करते हैं, मतलब वो बेंजीन रिंग को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने ना सब्स्टिट्यूएंट्स को डिवाइड किया, एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये कुछ एग्जांपल हैं एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स और डीएक्टिवेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिएक्शन यदि करवाना है आपको तो इन फंक्शनल ग्रुप यदि बेंजीन रिंग के ऊपर लगे होंगे, ये वाले ऑक्सीजन, अमीनो, NHR, NR3, OH, OR, ये फंक्शनल ग्रुप यदि लगे होंगे तो और रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से ज्यादा देते हैं, यानी कि एक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन रिंग को, और बेंजीन रिंग से ज्यादा और फास्ट आपको ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। वहीं उसके उल्टा डीएक्टिवेटिव सब्स्टिट्यूएंट जो कि मेटा डायरेक्टिंग है, खासकर NR3, NO2, CN, SO3 और H, ये वो एग्जांपल हैं जो कि
आपके बेंजीन रिंग से कम रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं यदि ये लगे हो तो, मतलब ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं होते। दो तरीके से थ्योरी दी गई इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को बताने के लिए। पहला बेस्ड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा स्टेबिलिटी कंसिडरेशन बाय द व्हीलेंड इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन ऑन बेस्ड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहली थ्योरी समझ लेते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, हमने देखा बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग एक प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहता है, यानी कि हर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर कार्बन के ऊपर एक इक्वल चार्ज जो है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होता है यदि बेंजीन रिंग है तो। इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी देखने को मिलती है यूनिफॉर्मली। बट यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट उस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड है तो उसकी वजह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर कार्बन के ऊपर चेंज हो जाता है। कैसे? दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आपको भी पता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप। यदि मैं ज्यादा स्पीडली जा रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे 40 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें कवर करनी होती हैं। ठीक है, कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे रोक सकते हो। तो जैसा मैंने बताया बेंजीन रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर कार्बन के ऊपर, लेकिन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है किसी सब्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस पे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट दो तरीके के नेचर के होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट, आप देखिए एस इज ए सब्स्टिट्यूएंट, एस फंक्शनल ग्रुप यदि बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है और उसका नेचर ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रोसेस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट होके आप देखेंगे इस ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आप ये चीज अंडरलाइन कर लेना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि जो चार्ज है वो इन तीन कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक बोल रहा हूं मैं ऑलरेडी, जो कि इलेक्ट्रॉन लवेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जहां ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वो उधर ही जाके अटैक करेगा ना। तो आपको कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं? इस पोजीशन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इस पोजीशन पे आके बाइंड होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नेचर है। अनदर जिसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि वह सब्स्टिट्यूएंट जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश कर लेता है। ठीक है, वो बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सिर्फ मेटा पोजीशन तक आ जाता है, और इसकी वजह से हमें जो इलेक्ट्रॉन रिच कौन दिखता है? ये मेटा पोजीशन वाले कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन रिच दिखते हैं, और इसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे आके बाइंड हो जाता है। ये थ्योरी कहती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप की वजह से आपका चार्ज जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। बेंजीन रिंग में देखेंगे तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होता है, इक्वल यूनिफॉर्म अमाउंट में हर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पोजीशन पे जाके बाइंड हो सकता है, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, किसी पोजीशन पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से समझ सकते हैं आप इसको? हम ऐसे समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। ये वो सब्स्टिट्यूएंट है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसा मैंने बोला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे S, जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा? बेंजीन की तरफ पुश करेगा। ठीक है, टूवर्ड्स बेंजीन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा? ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है कार्बन के बीच में, इसको डोनेट कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा? अब चार्ज जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस कार्बन के ऊपर कितने हो गए? 5 वैलेंसी हो जाएगी। यदि ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास तो 5 कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी, 1 2 3 4 और ये 5, तो वो उसको रख नहीं सकता,
तो क्या करता है वो बाजू वाले कार्बन के साथ में जो बॉन्ड बना है उसको ब्रेक करता है और वो उसको इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है इस कार्बन के ऊपर, तो चार्ज जो है वो यहाँ आ जाता है। पहली कंडीशन, सब्स्टिट्यूएंट ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया है और इसकी वजह से इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो बाजू वाले कार्बन को शिफ्ट कर दिया। ओके, कोई बात नहीं। अब ये कार्बन भी अपने पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता, वो क्या करता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस बाजू वाले कार्बन को बोलता है और ये बॉन्ड बना लेता है। अब ये कार्बन के पास देखिए वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5 ऑलरेडी बढ़ जाएंगे इसके पास, तो वो 5 कैरी नहीं कर सकता, ये बॉन्ड ब्रेक करता है वो, और ये चार्ज जो है वो इसको ट्रांसफर करता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से शिफ्ट हुए, इस कार्बन से लेके सीधे तीसरे नंबर के या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। नेक्स्ट कंडीशन में भी वो कार्बन अपने साथ में कैरी नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा बाजू वाले कार्बन पे, और इसकी वजह से आपको ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कार्बन पे आ गए। तो आप देखो ऑर्थो पोजीशन एक, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, और ये वाली पोजीशन पैरा पोजीशन। तो आप 3 हाइब्रिड यानी कि टोटल 5 हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किधर शिफ्ट हुआ, ऑर्थो टू पैरा, पैरा टू ऑर्थो। ठीक है, और यदि हम इसको देखेंगे लिखना चाहें तो हम इसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 3 जगह पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से। यहाँ पे ना तो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जो डॉटेड लाइन दिखा रही है, ना तो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ना तो ब्रेक हुआ है, इसकी वजह से आपको इस तरीके का हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। समझ में आया? तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें किस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वन कार्बन टू अनदर कार्बन। लेकिन यहाँ पे भी कार्बन टू कार्बन, ऐसा नहीं है कि बाजू वाले कार्बन को शिफ्ट हुआ, ऑर्थो टू पैरा देन पैरा टू ऑर्थो, यहाँ पे मेटा पोजीशन का कोई रोल नहीं है, इसलिए इस जगह पे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना ज्यादा नहीं होता और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस पोजीशन पे आके बाइंड नहीं होता। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई काम है, डोनेट करना वन कार्बन टू अनदर कार्बन। ये देखिए, ये इसने अपने इसको दिया, इसने ब्रेक करके यहाँ दिया, तो पहला हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरी जगह पे चले गए, मतलब पैरा पोजीशन पे आ गया, तो दूसरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये तीसरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर सेम कंडीशन में, ये फोर्थ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सिर्फ यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की एक कार्बन, और आपको मिलेगा इस तरीके का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ये 3 पॉसिबल जगह, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, जहां पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आके बाइंड हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रो अमीनो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर। अब इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होते हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन, और आपको मिलेगा अगेन सेम। तो आपने देखा किस तरीके से फिनॉल और एनिलीन जो है वो अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं, और ये कैनोनिकल फॉर्म जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है। खासकर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिस कार्बन पे ज्यादा होगा उस पे सब्स्टिट्यूशन आसान होगा। अब आगे देते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी कॉमन मेथड है। यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप ये 3 पोजीशन बनती है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यदि कोई बाई चांस ये समझ लेते हैं कि कोई कॉन्जुगेटेड बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके ऊपर ए डबल बॉन्ड बी, यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसके ऊपर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे COH है ना, NOR, ये ऐसे वो फंक्शनल ग्रुप है जिनके ऊपर डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। तो वो कैसे आपका इस कैनोनिकल फॉर्म को बनाने के लिए और कौन सी पोजीशन के लिए ज्यादा होंगे, ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, जो कि ऑर्थो पोजीशन पे बाइंड होने के लिए नहीं आने देते। क्यों?
अब देखिए ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो कि ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं बजाय इसको डोनेट करने के। क्या करते हैं ये? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। देयर आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक्सिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनके पास डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बी अपनी तरफ, ये जो डबल बॉन्ड होता है वो अपनी तरफ बॉन्ड को पुल कर लेता है, और जिसकी वजह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बी के ऊपर आ जाता है। अब देखिए बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको कंपनसेट करने के लिए जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो उसको मिनिमाइज करते हैं ताकि वो चार्ज प्रॉपरली उस पर पहुंचे। तो वो क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग का वो शिफ्ट होके ए और कार्बन के बीच में आ जाता है। देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जो था पहले वो अब शिफ्ट होके इस जगह पे आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ गया। नेक्स्ट ये इस पॉजिटिव चार्ज को वापस से कंपनसेट करने के लिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह से पैरा पोजिशन से पोजिशन पे शिफ्ट होकर ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएगा। अब आप देखो इस तरीके से हमें 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं, और इन 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर में साफ साफ देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट द, पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है, लेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। लेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, कम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंस नहीं है। इसकी वजह से आपका जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो इस पोजीशन पे तो कम से कम आके बाइंड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है ना, उसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट इन पोजीशन पे जाके बाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि वो ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग है। तो कौन सी पोजीशन पे जाके बाइंड होगा, मेटा पोजीशन पे जाके बाइंड होगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे बाइंड होने के लिए मजबूर कर देते हैं उसको, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बाइंड नहीं होने देते। ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप और सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि उसके पास डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ में, तो आप वैसे ही स्ट्रक्चर देखेंगे, ये डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए पूरे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन ऑलरेडी, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डबल बॉन्ड से अपनी तरफ खींच लेता है। उसको कंपनसेट करने के लिए बेंजीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये शिफ्ट होते होते पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आने लगता है। और आप देखेंगे फाइनली हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ कहाँ है, इस ऑर्थो पोजीशन पे, इस ऑर्थो पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रो ग्रुप इज ए ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप। एक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डीएक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड देखेंगे तो उसके पास भी जो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं बेंजीन रिंग से, और वो 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज। हम इस तरीके के इफेक्ट को मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से आसानी से समझ सकते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब समझते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, इंडक्शन। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि अपनी तरफ से पुश करना, देना। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब खींचना, नेगेटिव। और इसके लिए ना अलग अलग इंडक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, उसी को एक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप या दूसरे नाम से डीएक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। आप इसको चाहे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। तो नाम अलग अलग है आप, लेकिन सिनोनिम है, एक दूसरे के सिनोनिम है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आपको, यदि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डीएक्टिवेट कर देते हैं रिंग को बाइंड होने के लिए, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो खासकर मेटा पोजीशन पे जाके बाइंड होता है। अब बात करते हैं
मेटा पोजीशन पे ले, मेटा एक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप। मेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं खासकर मेटा पोजीशन पे जाके बाइंड करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप भी आप इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी एक्चुअली मेटा एक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मेटा डीएक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम है फंक्शनल ग्रुप जो है। दूसरी थ्योरी क्या बोलती है? दूसरी थ्योरी बोलती है बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। अब पहले ये समझ लेते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है। बिकॉज इन द बेंजीन सिस्टम या एरोमेटिक रिंग सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड कराने के लिए। द मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल इज मोर रिएक्टिव। ये अंडरलाइन कर लेना, कभी भी एरोमेटिक रिंग ज्यादा स्टेबल होगी तभी जाके वो रिएक्शन देगा। अनस्टेबल एरोमेटिक रिंग जो है वो रिएक्शन फास्ट नहीं देती। अब स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि सर ये स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है, कैसे बात करेंगे हम? ऐसे समझते हैं, कोई मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब ये कि उसमें जो एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितनी बार ट्रेवल कर रहा है, मतलब किस कार्बन से किस कार्बन पे जाने के लिए ट्रेवल कर रहा है। जितनी बार वो कार्बन की ओर शिफ्ट होगा, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतने ज्यादा टाइम लेगा वो शिफ्टिंग में, ट्रांसफरिंग में। ठीक है, और उसकी वजह से जितने ज्यादा आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज्यादा आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये अंडरलाइन करना। ठीक है, स्टेबिलिटी डिफाइन कि मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिक रिंग सिस्टम के अंदर नेगेटिव चार्ज यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन की ओर शिफ्ट होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफरिंग there is a number of intermediate carbonium ion is formed. There is a number of carbonium ion formed is represent the stability. जितने ज्यादा कार्बोनियम आयन के स्ट्रक्चर होंगे, जितने ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म होंगे, जितने ज्यादा हाइब्रिड स्ट्रक्चर होंगे किसी भी रिंग सिस्टम के, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जितने कम हाइब्रिड स्ट्रक्चर उतना कम रिएक्टिव और उतने कम रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आया समझ में? तो इसको और समझने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करें या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप की टर्म में बात करें, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, कि यदि कोई फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आके बाइंड हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कंडीशन वही है पहली वाली। ठीक है, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली थ्योरी पढ़ी थी, यहाँ पे लेकिन दूसरी थ्योरी है जिसमें स्टेबिलिटी और डिफरेंट कार्बोनियम आयन के फॉर्म बनेंगे। कैसे? ऑर्थो पोजीशन के लिए बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होने के लिए हमें 4 कैनोनिकल फॉर्म देता है। कितने? 4। यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 कैनोनिकल फॉर्म देते हैं। जबकि मेटा पोजीशन पे यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूएंट बाइंड होता है इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से, तो हमें कितने कैनोनिकल फॉर्म मिलते हैं? 3 कैनोनिकल फॉर्म मिलते हैं। पैरा पोजीशन की वजह से हमें कितने कैनोनिकल फॉर्म मिलते हैं? 4 कैनोनिकल फॉर्म मिलते हैं। मतलब कि ये इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से, जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमें 4 कैनोनिकल फॉर्म जो भी मॉलिक्यूल देगा उसी डायरेक्टिव यानी कि उसी पोजीशन पे जाके वो बाइंड होगा। चलो अभी यहाँ पे रुकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ये वाली थ्योरी और अच्छे से डिटेल में समझेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और पैरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिव्स होते हैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है।